तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान सिंह नीट 212। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की चैप्टर 1 जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसका हम लोग वन शॉट देखेंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसी का ही हम लोग रीडिंग करेंगे फास्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग अगर रिवीजन करने बैठेंगे तो उसको अगर 2x पे करके बैठेंगे तो भी हम लोग को वो रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसको एक बार क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे एंड देन उसके बाद सेकेंड चैप्टर का भी कर लेंगे। तो सेकेंड चैप्टर का मैं शाम तक डाल दूंगी। अभी फर्स्ट चैप्टर के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, एंजियोस्पर्म। यानी कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, आवृतबीजी पादप होते हैं। तो पादप क्या है, पादप को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं, टेरिडोफाइटा आते हैं, अनावृतबीजी आते हैं, आवृतबीजी। तो शैवाल में क्या होता है, शैवाल जो होते हैं इनमें इनका बॉडी जो होता है थैलस का बना होता है, जिसमें क्या होती है जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं किया जा सकता है जिन्हें। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो जनन के लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है। और टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, तो ये प्रथम स्थलीय पादप होते हैं। और उसके बाद क्या होती है, जड़, तना, पत्ती, संवहन ऊतक इनमें पाए जाते हैं, इन सब में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में क्या होता है, ये जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न बीजी, यानी कि इनका जो बीज होता है वो नग्न होता है, इन पर कोई आवरण नहीं होता है। और आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म में जो फूल होते हैं वो फल का निर्माण करते हैं। फल से क्या होता है, बीज, फल के अंदर जो होते हैं बीज ढके हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि फूल आते हैं, इनमें फूल होते हैं, यानी कि लैंगिक जनन कर सकते हैं ये। तो एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, आवृत बीजी यानी कि आवरण, यानी कि कवरिंग होता है। और बीजी मतलब बीज होता है, यानी कि सीड, बीज पर कवर होता है, बीज पर कवरिंग होता है, आवरण होता है। उसके बाद ये क्या है, ये है मादा, मादा वाला पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। तो ओवरी निषेचन के बाद क्या बनाएगी, फल बनाएगी। और ये अंदर क्या होता है, बीजांड। तो ये बीजांड यानी कि ओव्यूल होती है। ये ओव्यूल जो होता है निषेचन के बाद क्या बनाएगी, तो बीज बनाएगी। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये क्या है, ये है पुष्प। ठीक है, तो पुष्प में जो ये वाला बाहर वाला पंखुड़ी नुमा दिख रहा है, यानी कि कलरफुल पार्ट होता है ये। तो कलरफुल वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दल, यानी कि पेटल्स कहते हैं। और इसमें जो होता है ग्रीन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं, यानी कि सेपल्स। अगर यही गुच्छे में रहे तो यानी कि कैलिक्स या फिर बाह्य दल पुंज कहेंगे। अकेले रहेगा तो सेपल्स कहेंगे। ऐसे ही दल में भी एक रहेगा तो उसे पेटल्स कहेंगे, अगर बहुत सारे रहेगा तो दल पुंज कहेंगे। ठीक है, तो उसको कैलिक्स, उसको करोला तब कहते हैं जब गुच्छे में रहता है। तो उसके बाद ये वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है परागकोश, यानी कि एंथर होता है। और ये डंडी नुमा जो संरचना निकली रहती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। पुतंतु का मतलब क्या होता है, फिलामेंट होते हैं। तो फिलामेंट यानी पुतंतु और परागकोश मिलकर क्या बनाते हैं, तो पुंकेसर यानी कि स्टेमन होते हैं। ठीक है, ये नर भाग होता है। उसके बाद क्या होता है, यानी कि जिस पर ये स्त्री केसर बैठा होता है, यानी कि स्त्री वाला पार्ट जो बैठा रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन, यानी कि थैलेमस। और ये जो डंडी नुमा संरचना निकली रहती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पवृंत, यानी कि पेडिकल कहते हैं। उसके आगे देखते हैं हम लोग फूल के अंग। फूल के अंग दो होते हैं, आवश्यक अंग, एक होता है अनावश्यक अंग। तो आवश्यक अंग में क्या होता है, पुमंग आता है, जायांग आता है। पुमंग यानी कि एंड्रोशियम और जायांग मतलब गाइनोशियम होता है। और अनावश्यक अंग में क्या होता है, तो इसमें जो मतलब ज़्यादा उसका जरूरी नहीं होता, ये भी केवल फ्लावर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो बाह्य दलपुंज होता है, यानी कि कैलिक्स होता है। उसके बाद दलपुंज होता है, यानी कि करोला होता है। तो इसमें अगर हम लोग बाह्य दलपुंज की बात करें तो बाह्य दलपुंज क्या होता है, हरी होती है, छोटी होती है, पत्ती नुमा संरचना होती है। फूल की सुरक्षा करना इसका काम होता है, यानी कि ये जो वाले अनावश्यक वाले पार्ट होते हैं ये फूल की रक्षा बस करते हैं। इसमें जो मतलब एक दल होता है दलपुंज, तो दलपुंज का काम क्या होता है, कीटों को आकर्षित करना, यानी कि कलरफुल रहेगा तभी तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। निषेचन पूर्व घटना यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि नर जनन अंग, यानी कि पुंकेसर, यानी कि लघु बीजाणु पर्ण। तो इसमें क्या हो, ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम लोग कहते हैं परागकोश। ठीक है, परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण होते हैं। और ये जो डंडी नुमा संरचना निकली है तो इसे पुतंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। ये कैसा होता है, लंबा होता है, पतला होता है। और ये जो फिलामेंट होती है ये दूर की तरफ, यानी कि जहाँ पे ये फिलामेंट जुड़ी हुई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कहते हैं। और जो ये पुतंतु पुतंतु परागकोश से जुड़ी हुई रहती है तो वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसे डिस्टल कहते हैं। ठीक है, डिस्टल यानी कि दूरस्थ कहते हैं। तो अंदर यानी कि परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण विकसित होते हैं। तो इसके आगे हम लोग संरचना देखेंगे। तो ये क्या होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। बाइलोब्ड यानी कि दो पालियां पाई जाती हैं, दो लोब होती हैं।
एक इधर वाला लोब एक इधर वाला लोब, यानी कि एक इधर एक इधर, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक पाली एक पाली। तो इन दो पालियों को क्या कहते हैं, दो कोष्ठकीय होते हैं, द्विकोष्ठकीय यानी कि डाइथिकस होते हैं। उसके बाद परागकोश में क्या होता है, द्विपाली संरचना होती है यानी कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। अनुप्रस्थ काटते हैं इसको, अनुप्रस्थ यानी कि ऐसे काटते हैं। तो अनुप्रस्थ काटने पर एक कोष्ठक में एक लघुबीजार्धानी पाई जाती है। तो यानी कि ये हम लोगों ने ऐसे काटा है, तो जैसे ये है, इसको बीच से अगर काट दिया जाए तो ऐसे में, तो ये ऊपर वाली संरचना इसकी दिखेगी। तो इसमें क्या होती है, ये जो बीच में पाई जाती है संयोजी ऊतक पाई जाती है, और ये जो चार होती हैं इसे हम लोग लघुबीजार्धानी कहते हैं, जो विकसित होकर क्या बनाती हैं, पराग पुटी यानी कि पॉलन शेक बनाती हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रागोनल भी कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, चतुर्बीजाणुधानी भी कहते हैं, इन चारों की वजह से। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी संरचना का, इसका आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो बाहर वाली संरचना होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य परत यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है, स्फुटन में भी हेल्प करती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इपीडर्मिस कहते हैं, यानी कि बाह्य चोल होता है। उसके अंदर क्या होता है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या होता है, अंतः परत होता है, यानी कि ये क्या होता है, अल्फा सेलुलोज का बना होता है, यानी कि ये भी स्फुटन में हेल्प करता है। लेकिन अगर पूछे स्फुटन में ज़्यादा से ज़्यादा कौन हेल्प करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंडोथीसियम करता है, ज़्यादा अगर पूछे जाने पर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, एक लेयर मध्य परत यानी कि मृदुत्तक कोशिका की बनी होती है। ये क्या करती है, भोजन संग्रहण करती है। ठीक है, उसके बाद आती है टेपिटम। टेपिटम क्या होती है, टेपिटम पोषण प्रदान करती है। ठीक है, परागकणों को पोषण प्रदान करती है। उसके अंदर पाई जाती है एक सेल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं, जो किसकी बनी हुई होती है, तो स्पोरोजिनस ऊतक से बनता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, टेपिडम में एक से अधिक केंद्रक पाई जाती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में एक केंद्रक होते हैं, बाद में क्या होते हैं, बहुत से केंद्रक हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका। उसके बाद क्या होता है, पीएमसी यानी कि पॉलन मदर सेल यानी कि पराग मात्र कोशिका। तो इन दोनों का क्या होता है, को पोषण प्रदान करती है, परागकणों को पोषण प्रदान करती है। उसके बाद क्या होता है, पॉलन कीट का श्रवण करना, ये पॉलन कीट का श्रवण भी करती है। उसके बाद कैलोज एंजाइम। कैलोज एंजाइम क्या होता है, कैलोज एंजाइम श्रवण करता है यानी कि चार लघु बीजाणु बनाता है। चार लघु बीजाणु बनाता है तो उसे चार लघु बीजाणु जैसे बना है उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलोज अस्तर से जुड़ा होता है। ये चारों कैलोज अस्तर से जुड़ा होता है, कैलोज लेयर से। उसके बाद क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन का श्रवण करता है। इसका बहुलक क्या होता है, कैरोटिनॉइड होता है। जो टेपिडम होता है ये स्पोरोपोलिनिन का श्रवण करता है, जिसका बहुलक क्या होता है, कैरोटिनॉइड होता है। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना, अगर लघु बीजाणुधानी की संरचना जो हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे ये वाला, उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे से। तो इसमें जो होती है, पहले तो एक सेल होती है, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। तो ऊपर वाला एकदम सबसे ऊपर वाला जो एक पाली दो पाली यानी कि दो पाली में, यानी कि दोनों पालियों में एक एक सेल पाई जाती है कोनों पे। तो इसमें एक वाला सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं, यानी कि प्रप्रशु कोशिका कहते हैं। तो ये टूयन होती है यानी कि डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड नहीं होती है। ठीक है, तो ये डिवाइड होकर क्या बनाएगी, दो सेल बना देगी, तो यानी कि पैरियोटल सेल और एक होती है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये दोनों 2n ही होती है यानी कि डिप्लॉयड होती है। तो पैरियोटल सेल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जो डिवाइड होकर क्या बनाती है, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। और जो स्पोरोजिनस टिश्यू है यानी कि बीजाणुजनक ऊतक होता है, ये क्या होता है, 2n होते हैं यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। इसमें जो बाहरी वाली लेयर होती है, इपीडर्मिस। ठीक है, इपीडर्मिस। उसके बाद फिर संरचना देखते हैं। तो बाहर वाला बाह्य स्तर, अंदर वाला अंतः स्तर, उसके अंदर क्या होता है, मध्य स्तर के अंदर क्या है, टेपिटम। टेपिटम के अंदर क्या होता है, बीजाणुजनक मातृ कोशिका होती है। तो लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, लघु बीजाणुधानी जो होती है, यही वाला बात हो रहा है अभी। लघु बीजाणुधानी क्या होती है, अधोस्तरीय कोशिका यानी कि प्रप्रशु कोशिका है, फिर आर्किस्पोरियल सेल भी कहते हैं। तीनों चारों नाम इसी का है। उसके बाद ये डिवाइड होती है दो भागों में। समसूत्री विभाजन के कारण क्या करती है, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाती है यानी कि पैरियोटल सेल, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम इसके ही है। उसके बाद क्या होता है, समसूत्री विभाजन यानी कि बीजाणुजनक कोशिका यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि इसमें क्या होता है, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या हम लोग कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो बीजाणु जनक ऊतक क्या होते हैं, बीजाणु जनक ऊतक जो होती हैं डिप्लॉयड होती हैं यानी कि 2n होती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। अब इसमें से एक सेल को निकाला जाए तो यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो 2n होती है यानी कि डिप्लॉयड होती हैं। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। तो उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनाती है, लघु बीजाणु चतुष्क यानी कि यन बनाती हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिएट बनाती हैं,
स्पोरेंजिएट, ठीक है। तो ये लघु बीजाणु चतुष्क क्या होती है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड हो जाती है। हैप्लॉयड, डिप्लॉयड नहीं, हैप्लॉयड का मतलब होता है सिंगल, डिप्लॉयड का मतलब होता है डबल, ठीक है। तो ये हो जाती है हैप्लॉयड। हैप्लॉयड से क्या होता है, लघु बीजाणु यानी कि यन बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये लघु बीजाणु जब विकसित हो जाती है तो क्या बनाती हैं, परागकण में विकसित हो जाती हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन बनाती हैं। तो इसमें जो होती है चारों एक में एक स्तर में ज्वाइंट होती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलोस के कारण, यानी कि कैलोस एंजाइम के कारण ये चारों एक ही में जुड़े रहते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिएट वाली बात हुई है। उसके बाद क्या होता है, परागकण यानी कि पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं यानी कि गोलीय होते हैं, और 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं, डायमीटर नहीं, 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं। तो इसकी संरचना यानी कि बाहर एक बाहर की लेयर होती है, एक अंदर की, यानी कि 2 लेयर होती है। तो बाहर वाली लेयर को हम लोग एक्साइन कहते हैं। तो ये अंदर वाली लेयर क्या होती है, अंदर वाली लेयर को हम लोग इंटाइन कहते हैं, बाहर वाली को एक्साइन। एक्साइन किसका बना होता है, तो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, तो इसमें ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग एसिड बेस एंजाइम उच्च ताप से प्रभावित नहीं होता है, इसे हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटाइन वाला क्या होता है, इंटाइन जो होता है अंतः स्तर होता है, जो किसका बना होता है, सेलुलोज का, वो पैक्टिन का बना होता है। और उसके बाद क्या होता है, एक बड़ी सेल होती है और एक छोटी सेल होती है। तो बड़ी वाली सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं, यानी कि कायिक कोश क्या कहते हैं अंदर। और छोटी वाली सेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जनरेटिव सेल कहते हैं, यानी कि जनन कोश क्या कहते हैं। तो इसमें जो होती है छोटी छोटी छिद्र पाई जाती हैं एक्साइन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन छिद्र यानी कि जर्मपोर कहते हैं। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आंशिक रूप से परिपक्व युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, तो परागकण को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 60% पादप जो होते हैं दो कोशिका अवस्था पर ही झड़ जाते हैं, यानी कि वेजिटेटिव सेल परागनलिका का निकलती है, परागनली निकालती है, और उसके बाद जनरेटिव सेल क्या करती है, नर युग्मक का निर्माण करती है। तो इसी दोनों अवस्था पे ही वो झड़ जाते हैं परागकण। उसके बाद दूसरी की अवस्था होती है, 40% पादप जो होते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा वेजिटेटिव तो यानी रहते हैं, यानी कि हैप्लॉइड रहती है, और जनरेटिव सेल यानी कि 2n यानी कि नर युग्मक होते हैं। तो ये 2n यानी कि जनरेटिव सेल 2 भागों में डिवाइड होते हैं, यानी कि 2n 2 नर युग्मक बन जाते हैं। तो 2 और 1 3 हो जाते हैं, यानी कि 3n मिलकर तब झड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, जीवन क्षमता यानी कि तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो गेहूं और धान क्या होते हैं, 30 मिनट का इनका परागकण बचा रहता है, 30 मिनट का। लेकिन गुलाब यानी कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, तो इनके क्या होते हैं, कई महीनों तक बचे रहते हैं परागकण, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नोट, परागकणों को -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य नाइट्रोजन पर भंडारित किया जा सकता है, यानी कि उसे हम लोग सुरक्षित बचा के रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, सबसे लंबा परागकण जो स्टेरा में होता है, यानी कि ये समुद्री घास है जिसमें एक्साइन नहीं पाया जाता है। एक्साइन यानी कि जो बाह्य वाला है, यानी कि स्पोरोपोलिनिन वाला नहीं पाया जाता है। उसके बाद डिहाइसेंस के बारे में बात करेंगे। तो परिपक्व परागकोश में क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी होती है। परागकोश का स्फुटन शुष्क मौसम में एंडोथीसियम से जल की हानि की वजह से होता है। उसके बाद अधिकतर आवृतबीजी परागकोश का स्फुटन लंबवत अनुदैर्ध्य होती है। उसके बाद परागकण क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बाह्य आवरण, यानी कि बाह्य आवरण जो होता है मोटा तथा कठोर होता है, ठीक है। वो हम लोग स्पोरोपोलिनिन वाला बात कर रहे हैं। स्पोरोपोलिनिन परागकण व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, और एरो एलर्जन यानी कि पार्थीनियम होता है। गाजर घास जो होते हैं एलर्जी का कारण बनते हैं। पोलन टेबल किट तथा सिरप आहार संपूरक के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि उसको हम लोग खाते हैं। अंडप क्या होते हैं, यानी कि अंडप। उसके बाद हाइलम, अंडप के बारे में बात करें हम लोग। हाइलम बीजांड एवं बीजांड वृंत के मध्य संधि को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। बीजांड वृंत और बीजांड और बीजांड वृंत के मध्य संधि को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। निभाग क्या होता है, तो बीजांड का आधारीय भाग होता है, ठीक है। उसके बाद एक और है, बहुत सी जातियों के परागकण गंभीर प्रत्युर्जता पैदा करते। प्रत्युर्जता यानी कि एलर्जी होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। तो अब हम लोग बात करेंगे मादा जनन अंग, यानी कि ये क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। स्त्री केसर यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडप यानी कि पिस्टल होते हैं, कार्पल्स होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये वाला ओवरी वाला यानी कि मादा जनन अंग में ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा होता है, यानी कि वर्तिकाग्र होता है। उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओवरी एंड ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ निशान बनाया है। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड होता है। तो अंडाशय से क्या होता है, फूला हुआ भाग होता है अंडाशय। उसके बाद क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, परागकणों के लिए अवतरण मंच होता है। वर्तिका
लंबी पतली नली समान संरचना होती है। ये पतली नली जैसी संरचना नहीं दिख रही है। और ये स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र क्या होता है, परागकणों के लिए अवतरण मंच, यानी कि परागकण उसी पे आके गिरते हैं। एंड देन उसके बाद क्या होता है, एकांडपी मोनोकार्पस, यानी कि एग्जाम्पल क्या है, तो आम, धान, गेहूं। बहुअंडपी यानी कि पॉलीकार्पस, यानी कि पपीता, तरबूज, आर्किड। तो ये दो तरह के होते हैं। बहुअंडपी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिनकार्पस, एक होता है एपोकार्पस। तो सिनकार्पस को यानी कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, व्युक्तांडपी, और एपोकार्पस यानी कि वियुक्तांडपी यानी कि पृथकांडपी भी कहते हैं। जुड़ी, इसमें सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ अंडप होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, तो अफीम हो गया, पावर हो गया, गुड़हल हो गया, हिबिस्कस हो गया। और अगर हम लोग बात करें एपोकार्पस का, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो गुलाब हो गया, कमल हो गया, चंपा हो गया, माइकेलिया हो गया। ठीक है। बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये हम लोगों ने स्त्री वाला पार्ट देखा, तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता है हम लोगों ने बात की थी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड यानी कि ओव्यूल कहते हैं। तो ये जो जहाँ पे ये जुड़ता है इसे हाइलम यानी कि नाभिक कहते हैं। नाभिका या नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं, नाभिका नहीं कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जैसे नली नुमा संरचना निकली रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल कहते हैं। उसके बाद प्लेसेंटा यानी कि अपरा, ये अपरा होता है। ठीक है। अब हम लोग इसकी संरचना देख लेते हैं। तो ये वाली संरचना यानी कि ये अंदर वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूसेलस, यानी कि बीजांड काय होता है। और उसको ये वाली पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं भ्रूण कोश, और इसके अंदर जो होती है संरचना न्यूसेलस। तो इसको यहाँ पे जो होता है इंड, यहाँ पे बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइलर इंड होता है। और बाहर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग आउटर इंटीगमेंट्स कहते हैं, यानी कि बाह्य आवरण होता है। अंदर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इनर यानी कि अंत आवरण, यानी कि इनर इंटीगमेंट्स कहते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, तो चलाजा होता है, यानी कि निभागीय सिरा होता है। निभागीय सिरा यानी कि चलाजा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है निकली रहती है धागेनुमा संरचना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संवहन ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू होता है। और ये जहाँ पर ये जुड़ती है बीजांड बीजांड और बीजांड वृंत जहाँ पे जुड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिका यानी कि हाइलम कहते हैं। तो बीजांड वृंत निकला है ना, तो बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल को कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे एरिल। एरिल क्या होता है, तो एरिल यानी कि तीसरा अध्यावरण, यानी कि जो बीजांड वृंत से बना होता है, जो बीजांड वृंत से बना होता है एरिल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लीची है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अध्यावरण। ठीक है। अध्यावरण, एक मिनट। तो ये क्या है, अध्यावरण। अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार, तो यानी कि यूनिटेगमिक यानी कि एक की बात हो रही है। तो इंटीग्यूमेंट्स यानी कि जो बाहर वाली आवरण होती है उसको हम लोग इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। तो अध्यावरण एक ही अध्यावरण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटेगमिक कहते हैं। उसके बाद बाईटेगमिक होता है। तो बाईटेगमिक में क्या होता है, दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि बाहर वाला लेयर और एक अंदर वाला लेयर इंटीग्यूमेंट्स है। ठीक है। तो इसमें दो अध्यावरण होते हैं। तो उसके बाद ये बीजांड के प्रकार जो होते हैं दो होते हैं, एक तो ऑर्थोट्रोपस, एक होता है एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस और एट्रोट्रोपस इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, रिजु बीजांड यानी कि ये बीजांड सीधा होता है। और ये एनाट्रोपस क्या होता है, प्रति बीजांड या फिर उल्टा बीजांड भी कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, ये 80% आवृत्तिबीजी में मिलता है। और जो ये बीजांड सीधा वाला है, ये हाइलम, बीजांड द्वार, निभाग एक ही रेखा में होते हैं। जो हाइलम होता है और बीजांड द्वार होता है वो एक ही रेखा में होता है, निभाग भी। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो पॉलीगोनम अनावृत बीजी में सबसे सरल बीजांड होता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये वाला हम लोग एनाट्रोपस का देखते हैं। तो बीजांड द्वार और हाइलम पास पास होते हैं। बीजांड द्वार और हाइलम क्या होते हैं, पास पास होते हैं। उसके बाद क्या होता है, द्रवित नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योजनाओं में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है परिभ्रूणपोष, यानी कि चिरस्थायी बीजांड काय होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, तो परिभ्रूणपोष का एग्जाम्पल है काली मिर्च, चुकंदर, अरंड। ठीक है। उसके बाद एंजियोस्पर्म ओव्यूल के इम्ब्रॉस शेक की सेंट्रल सेल से में पराग नलिका के प्रवेश से पहले उसमें होते हैं। तो उसके पहले क्या होते हैं, दो अगुणित ध्रुवीय पोलर केंद्रक होते हैं। ठीक है। भ्रूणपोष के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इसमें जो होता है, हम लोग बीजांड की संरचना देख रहे हैं। तो बीजांड की संरचना में जो ये सेल होते हैं, तो इन सेल को हम लोग क्या कहते हैं,
इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बीजांडकाएं। उसमें एक सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रप्रशु कोशिका यानी कि आर्किस्पोरियल सेल, यानी कि ये सारा सेल निकाल के बाहर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक सेल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रप्रशु कोशिका यानी कि आर्किस्पोरियल सेल। या फिर ये इसका गुण क्या होता है, यह अधःचर्मी यानी कि हाइपोडर्मल होता है, हाइपोडर्मल सेल होता है, बड़ी होती है, केंद्रक भी होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद इस सेल का डिवाइड होता है, ये सेल एक सेल से क्या होता है, दो सेल में डिवाइड होता है। एक तो होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरा क्या होता है, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। तो इसमें इसको हम लोग प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं, यानी कि ये टूयन होती है, यानी कि मदर एमएमसी कहते हैं। एमएमसी का फुल फॉर्म होता है मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सघन कोशिका होती है, बृहद केंद्रक होते हैं, बीजांड द्वार के लिए, बीजांड द्वार के सिरे पे पाया जाता है। तो प्रप्रशु कोशिका यानी कि इसी पे हम लोग इसी को बात कर रहे हैं। प्रप्रशु कोशिका दो भागों में डिवाइड होती है, एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरा क्या होता है, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। ठीक है, तो इसमें हम लोग गुरु बीजाणु की बात करें। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है, टूयन होती है। तो इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण क्या बनता है, गुरु बीजाणु यानी कि यन बनता है। उसके बाद हम लोग इसका संरचना देख रहे हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक। ठीक है, उसका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी कि माइटोसिस होता है। तो इसमें क्या होता है, दो केंद्रक हो जाते हैं, दो केंद्रक में डिवाइड हो जाता है। फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा। तो इसमें क्या होगा, 2 से 4 केंद्रक बनेंगे, जिसमें से 3 जो होती है, 3 जो कोशिकाएं या फिर केंद्रक वाली ये जो चीज़ें हैं, ये तीनों नष्ट हो जाती हैं, बस एक ही बचता है, एक ही केंद्रक। ठीक है, तो गुरु बीजाणु यन क्रियाशील, गुरु बीजाणु क्रियाशील यन बचता है। तो उसके बाद क्या होता है, इसमें क्रियाशील बीजाणु क्या होते हैं, ये अब केंद्रक, यहाँ पे साथ सेल डिवीजन हो रहा था। ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा था, और यहाँ पे केंद्रक डिवीजन होगा। तो यहाँ पे केंद्रक डिवीजन होगा तो समसूत्री विभाजन यानी कि 2 केंद्रक बनेगा। फिर यहाँ पे 2 से 2 केंद्रक के केंद्रक विभाजन यानी समसूत्री विभाजन से 4 केंद्रक बनेगा। 4 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। उसके बाद 8 केंद्रक बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पे भ्रूण कोश की संरचना का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तब ये बनता है। तो यहाँ पे ये 3 कोशिका बनती है, ये 2 केंद्रक है, यानी कि ये भी एक सेंट्रल सेल के अंदर घुसे हुए हैं, मतलब इकट्ठा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे ये 3 सेल और 3 केंद्रक हैं। तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये 2 सेल, ये 2 केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका यानी कि हेल्पर सेल कहते हैं। इनमें 2 केंद्रक होता है। फिर ये जो एक बीच में बचा रहता है, ये साइड साइड का तो सहायक हो गया, बीच वाला जो होता है ये एक सेल होता है। तो यहाँ पे एक तंतुमय संरचना पाई, तंतुमय रूपी एक संरचना पाई जाती है, जो क्या करती है, ये यहाँ से फिलिफॉर्म एपरेटस भी इसको कहते हैं, ऐसे छोटी छोटी होती है। तो ये क्या करती है, इधर से जब पराग नर युग्मक आते हैं, उसको क्या करती है, उसको भेजती है एग में, एग सेल में। तो एक सेल में जाकर वो संलयित होता है, तो वो क्या बनता है, टूयन हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, जब इससे फर्टिलाइज होगा उसके बाद यहाँ पे आएगा तो ट्रिपल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि ये 2 केंद्रक जो होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक एन होते हैं, अलग अलग है। तो यानी कि एक ही सेल बॉडी में है लेकिन एन है। उसके बाद ये ऊपर वाली क्या आती है, एंटीपोडल सेल होती है, यानी कि इसको हम लोग प्रतिमुख कोशिका भी या प्रतिव्यवसांग कोशिका भी कहते हैं। लेकिन जो सेंट्रल सेल होता है ये 2n होती है, इसको अगर ध्रुवीय केंद्रक कहें तो एक कहेगा, अगर सेंट्रल सेल कहे तो 2n यानी कि केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, परागण यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, जब परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। ठीक है, तो परागण क्या होते हैं, परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण होता है और एक होता है परपरागण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्वपरागण के 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वयुग्मन, एक होता है सजात पुष्पीय परागण। तो स्वयुग्मन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोगैमी कहते हैं। सजात पुष्पीय परागण क्या कहते हैं, गाइटेनोगैमी कहते हैं। और पर परागण में क्या होता है, इसमें 1-2 पुष्प हैं, तो उसमें से पास 2 पुष्प हैं, तो इसका जो होगा, इसका पॉलन ग्रेन आके दूसरी वर्तिकाग्र पर गिरता है, इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरी वर्तिकाग्र से फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि एक लिंगी पादप है, यानी दूसरे प्रकार का प्लांट है। लेकिन सजात पुष्पीय परागण में क्या होता है, एक ही प्लांट पे फूल भी होगा और एक ही प्लांट पे मतलब पॉलन ग्रेन होगा और दूसरी वाले पे स्त्री केसर वाला होगा। तो इसमें पॉलन ग्रेन निकल के यहाँ पे आके फर्टिलाइज होगा। लेकिन ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही पुष्प के एक ही चीज में नर और मादा दोनों रहते हैं। तो इसमें नर क्या करेंगी,
एक ही डंठल पे रहते हैं, तो एक ही डंठल से क्या करेंगे, निकल के ये अपने आप फर्टिलाइज कर जाते हैं। स्वपरागण आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं होती इसमें स्वपरागण में, ठीक है, लेकिन पर परागण में आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं। तो एक लिंगी पुष्प क्या होता है, यूनिसेलुलर फ्लावर होता है, यानी कि कोई एक हो या फिर एक हो, यानी कि जैसे कि स्त्री केसर पुंकेसर हो या फिर स्त्री केसर हो, तो उसे हम लोग एक लिंगी कहेंगे, ठीक है। द्विलिंगी पादप, द्विलिंगी पादप में क्या होता है, नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग दोनों ही आवश्यक होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि या तो एक रहे, या तो मादा रहे या फिर नर रहे। तो एक लिंगी पादप में एक लिंगी क्यों कहा गया है, एक लिंगी मतलब एक ही का होना आवश्यक होता है। तो एग्जाम्पल पपीता होता है। उभयलिंगी पादप यानी कि नर व मादा एक ही पादप पर उपस्थित हो तथा पुष्प एक लिंगी हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अरंड है, कुकुरबीटा है, नारियल है तथा मक्का है। तो एक लिंगाश्रयी पादप नर मादा अलग अलग पादपों पर स्थित हो तथा पुष्प एक लिंगी हो, पुष्प जो हो एक लिंगी हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, वेलिस्नेरिया हो जाएगा। उभयलिंगी पादप यानी कि जिटोनोगेमी और जीनोगेमी संभव है, ठीक है। उसके बाद एक लिंगी पादप केवल जीनोगेमी संभव है, ठीक है। एक लिंगी में केवल जीनोगेमी संभव है, लेकिन द्विलिंगी में जिटेनोगेमी और जीनोगेमी दोनों संभव है। उसके बाद क्या होता है, स्वपरागण हेतु अनुकूलन। तो इसके लिए क्या होता है, द्विलिंगी की भी बात ही नहीं हुई। द्विलिंगी पादप में क्या होता है, नर व मादा दोनों लिंग आते हैं, तो जैसे कि सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, इसका एग्जाम्पल। उसके बाद स्वपरागण हेतु अनुकूलन क्या होता है, तो द्विलिंगी होना चाहिए स्वपरागण के लिए, और समकाल पक्वता होनी चाहिए, दोनों एक टाइम पे परिपक्व हो। समकाल पक्वता यानी कि वैसे ही पता चल रहा है समय, एक समय पे दोनों ही परिपक्व हो। समकाल पक्वता, सम यानी कि समय, काल यानी कि एक ही समय पर, पक्वता यानी कि परिपक्व हो। अनूनमिलता यानी कि ऐसे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, अनूनमिलता, ठीक है, यानी कि क्लिस्टोगेमी होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, वायोला है, अक्जेलिस है, कोमेलाइना है, ठीक है। उसके बाद चेस्मोगेमस को हम लोग क्या कहते हैं, उन्मील्य पौधे कहते हैं। तो ये खिले रहते हैं और ये स्वपरागण परपरागण दोनों ही होते हैं, लेकिन ये अनूनमिलता जो होता है हमेशा बंद होता है। और जो ये होता है चेस्मोगेमस वाला, ये खुला रहता है, इसमें स्वपरागण परपरागण दोनों हो सकता है। उसके बाद सामान्यतः तथा पुष्पीय पादपों में निभागीय सिरे पर स्थित गुरु बीजाणु क्रियाशील होते हैं, यानी कि ऊपर वाला एक क्रियाशील होता है, बाकी ये तीन क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो भ्रूणकोश में 7 कोश की 8 केंद्रकीय संरचना यानी कि स्ट्रॉबेरी द्वारा पॉलीगोनम पादप में खोजा गया था, ठीक है। पॉलीगोनम पादप में खोजा गया था, स्ट्रॉबेरी में 7 कोश की 8 केंद्र की। तो एक एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से भ्रूणकोश के निर्माण के लिए एक अर्धसूत्री विभाजन और 3 समसूत्री विभाजन आवश्यक होते हैं। उसके बाद क्या होता है, परपरागण अनुकूलन, यानी कि एक लिंगी होना चाहिए, यानी कि यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। और उसके बाद विषम काल पक्व होता है या फिर भिन्न काल पक्व होता है, यानी कि डाइकोगेमी होना चाहिए। तो ये जो भिन्न काल पक्व होता है, 2 तरह के होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है पुपूर्वता, एक होता है स्त्री पूर्वता। यानी कि पुपूर्वता यानी कि प्रोटेंडी, तो प्रोटेंडी नर पहले परिपक्व होते हैं, उसे हम लोग पुपूर्वता कहते हैं। अगर स्त्री पहले परिपक्व हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं। चेस्मोगेमस में क्या करता है, उन्मील्य पुष्प आते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र और परागकोश अनावृत रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें परागकण के कारक, तो परागकण के कारक में क्या होता है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि अजैविक कारक होता है, एक तो होता है जैविक कारक। तो अजैविक कारक को एबायोटिक फैक्टर कहते हैं, जैविक कारक को हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल वायु जल, इसमें 70% जो होता है वायु द्वारा पॉलिनेशन होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनियोफिली कहते हैं। जल द्वारा क्या होता है, तो जल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं, यानी 30% पॉलिनेशन जल के द्वारा होता है, बाकी 70% यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किससे होता है, वायु परागण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैविक कारक यानी कि बायोटिक फैक्टर, यानी कि कीट, पक्षी, चमगादड़, सांप। तो कीट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिटोमोफिली कहते हैं, यानी कि कीट पॉलिनेशन को। तो पक्षी परागण को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिनिथोफिली कहते हैं। चमगादड़ परागण को क्या कहते हैं हम लोग, चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। और सांप के परागण को क्या कहते हैं, ऑफोफिली कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 31 मिनट है 8 बजने में, तो 8 बज जाएगा तो मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए 30 मिनट में रिवाइज करते हैं, ठीक है।
तो वायु परागण में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन यानी कि परागकण अधिक संख्या में बनते हैं और हल्के होते हैं और चिपचिपे होते हैं। वर्तिकाग्र यानी कि रोमिल होता है। वर्तिकाग्र जो होता है कैसा होता है, रोमिल यानी कि हेयर बाल जैसा होता है और पीछे यानी कि चिपचिपे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पुंकेसर बेहतर अनावृत होते हैं, छोटे व रंगहीन होते हैं, खुशबूहीन होते हैं, मकरंदहीन भी होते हैं। तो भुट्टा, ये वाला क्वेश्चन शायद पूछा गया था। तो भुट्टा कॉर्नकोब क्या होता है, फंफूदने वर्तिकाग्र होते हैं यानी कि परागकणों को पकड़ने के लिए होता है कॉर्नकोब, ठीक है, परागकणों को ऐसे पकड़ लेता है। उसके बाद वर्तिकाग्र क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो घास हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, बांस हो गया, खजूर हो गया, नारियल और केनाबीस है। तो इसमें मक्का का भुट्टा हो गया, मक्का का भुट्टा यानी कि वर्तिकाग्र को यानी कि परागकणों को पकड़ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, जल परागण। जल परागण यानी कि हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, दो तरह से होता है। एक तो होता है अधिजल परागण, एक होता है अधोजल परागण। तो इसमें जो होता है अधिजल परागण और अधोजल परागण में क्या होता है, एपी हाइड्रोफिली होता है और ये क्या होता है, हाइपोहाइड्रोफिली होता है। यानी कि इसमें जो होता है एपी हाइड्रोफिली में, इसमें परागण जो होता है जल के बाहर होता है, अधिजल यानी कि अधिक जल है यानी अधिजल यानी जल के ऊपर। उसके बाद क्या होता है अधोजल। अधोजल यानी कि परागण जल के अंदर होता है। तो इसका एग्जाम्पल, अधिजल का एग्जाम्पल क्या है, वेलिशनेरिया है। और अधोजल का एग्जाम्पल क्या है, जोस्टेरा यानी कि समुद्री घास, यानी कि ये समुद्र के अंदर पाया जाता है। और ये क्या है, हाइड्रीला भी इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या होता है, ये अधिजल जो होते हैं वेलिशनेरिया, ये फ्रेश वाटर में होता है। पुष्प एक लिंगी आते हैं, मादा पुष्प के पुष्पवृंत लंबे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर हम लोग बात करें हाइड्रोफिली, यानी कि ये पानी के अंदर रहता है, डूबा रहता है। मैंने बोला ना, जोस्टेरा और हाइड्रीला जो होते हैं पानी के अंदर डूबे रहते हैं। तो परागण क्या होता है, लंबे फीते वाले होते हैं, जल के नीचे बहते रहते हैं, फीते की, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे कि एक आवरण पाया जाता है। जो ये परागकण होता है ना, जल परागित प्रजाति में जो ये परागकण होते हैं, इनके बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्लेष्मिक आवरण कहते हैं, यानी कि म्यूसिलिजिनस कवरिंग कहते हैं, जो भीगने से बचाता है। पुष्प छोटे, रंगहीन, मकरंदहीन होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये वाला पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में। एक होता है वाटर लिली और एक होता है वाटर हाइशी, यानी कि कीट परागण व वायु परागण इसमें होता है। इसमें जल परागण नहीं होता है, ठीक है। कीट परागण होगा और वायु परागण हो सकता है। जंतु परागण में क्या होता है, तो जंतु परागण चमगादड़, पक्षी, वर्य, मधुमक्खियां, भौरे, गिलहरी, छिपकली, तितलियां, चींटियां और शलभ आदि से होता है। तो इसमें क्या होता है, ये रंगीन होते हैं, बड़े होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, खुशबू युक्त होते हैं। तो वाटर लिली, वाटर हाइसी, इनमें क्या होता है, निम्फिया जलोद्भिद यानी कि कीट और वायु परागण होता है। इसमें पक्षी परागण में क्या होता है, पक्षियों द्वारा यानी कि बोम्बेक्सी द्वारा होता है, बोम्बेक्सी में होता है पक्षी परागण। चमगादड़ परागण में क्या होता है, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, यानी कि एंथ्रोफेलस कदम्बा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कीट परागण। कीट परागण में क्या होता है, एनेटोमोफिली, यानी कि कीटों में भी सबसे ज़्यादा 80% से ज़्यादा क्या होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। परागकण क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। पुष्प क्या होते हैं, बड़े होते हैं। रंग क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। सुगंध क्या होते हैं, अति होता है, मकरंद से भरपूर होते हैं। और इनमें जो रात्रि में खिलने वाले पुष्प होते हैं, जो परागकण मौत के द्वारा होता है, यानी कि पुष्प गंध होती है और रंग सफ़ेद होता है। जो रात्रि में देते हैं पुष्प खिलते हैं, तो यानी कि उनमें जो पॉलिनेशन होता है, तो उसमें वो गंध छोड़ते हैं और ये रंग सफ़ेद होता है। इसमें क्या होता है, पॉलिन कीट की उपस्थिति के कारण चिपचिपे परागकण, उदाहरण के लिए क्या है, युक्का है, फाइकस यानी कि अंजीर होता है प्रजाति है, एमोर्फोफेलस है, ककड़ी है, कपास है, नींबू है, धनिया है, ठीक है। ये मैंने कुछ लिख रखा है, ये जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका है। तो बीजांडकाय में क्या होता है, ये डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2 यन होता है। अंड केंद्रक क्या होते हैं, अंड केंद्रक जो होते हैं ये यन होते हैं, यानी कि यन को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। द्वितीय के केंद्रक को ये डिप्लॉयड होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी डिप्लॉयड होती है, 2 यन होती है, ठीक है। बीटल और मक्खियों द्वारा परागित पुष्प यानी कि ये गोबर में होता है, ठीक है। और ये मलिन गंध स्रावित करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, नींबू होता है। युक्का पादप में क्या होता है, युक्का पादप, प्रोनुबा, युक्का शेला, मौत होता है, ठीक है। मौत, तो इसमें क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी युक्का पादप जो होता है सहजीवी संबंध बनाता है, किसके साथ, युक्का पादप प्रोनुबा युक्का सेला से। तो हेल्प फॉर पॉलिनेशन, जो प्रोनुबा है क्या करता है, ये पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद प्रोनुबा मोथ जो होते हैं पुष्प के अंदर अंडे देता है सुरक्षित स्थान में, ठीक है। उसका सबसे लंबा
सबसे लंबा होता है कौन? एमोर्फोफेलस। अंडा देने के लिए सुरक्षित जगह होती है जो 6 फीट का होता है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या होता है? फाइकस यानी कि पादप, यानी कि ब्लास्टोफेगा कीट के द्वारा परागण होता है। तो इसमें जो हम लोग ऊपर की संरचना देखते हैं, ये वर्तिका और अंडाशय होता है। तो यानी कि वर्तिकाग्र पे क्या होता है? परागकण आके गिरता है, तो जनन छिद्र से पराग नली इंटाइन से निकलती है, ठीक है, जो नलिका का निर्माण कर पराग नलिका को अंदर भेजती है। तो वर्तिकाग्र क्या हो गया? शर्करा युक्त यानी कि पदार्थ होता है यहाँ पे, जो ये वर्तिकाग्र होता है यहाँ पे एक शर्करा युक्त पदार्थ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकण अवशोषित करके फूल जाता है। परागकण जो होता है अवशोषित करके फूल जाता है। उसके बाद हम लोग ये बाहर वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो ये बाहर वाला होता है एक्साइन होता है, अंदर वाला स्ट्रक्चर इंटाइन होता है। ये जर्म पोर होते हैं यानी कि छिद्र होते हैं। और ये बड़ी वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल कहते हैं, यानी कि कायिक कोशिका कहते हैं। पराग नलिका निकलती है इससे। और ये जो छोटा होता है इसको जनरेटिव शेल कहते हैं, यानी कि जनन कोशिका कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पराग नलिका से एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, जो वर्तिकाग्र और वर्तिका के ठोस ऊतक का पाचन करता है। उसके बाद ये जनन कोशिका का केंद्रक इंटर करता है बाद में। पहले देखो, पहले कौन सा कोशिका अंदर जाएगा? तो कायिक कोशिका का केंद्रक जो होता है इंटर पहले करेगा, यानी कि पहले अंदर घुसता है। उसके बाद जनन कोशिका का केंद्रक जो होता है बाद में घुसता है। तो कायिक केंद्रक क्या होता है? पराग नलिका की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और जनन कोशिका क्या होता है? समसूत्री विभाजन से क्या होता है? 2 नर युग्मक बनाते हैं जो अचल होते हैं, यानी कि चलने वाले नहीं होते हैं, अचल होते हैं। पराग नलिका की वृद्धि के लिए बोरान और कैल्शियम तत्व की आवश्यकता होती है। जो ये पराग नलिका जो निकल रही है उसकी वृद्धि के लिए बोरान और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो पराग स्त्री के साथ संघर्षण यानी कि पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। तो इसमें जो होता है यानी कि ऊपर की तरफ क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, यानी कि केमिकल यहाँ पे पाया जाता है। तो परागकण उसी जाति को स्वीकार करेगा जिसको मतलब इसका जो वो होता है जो सही होता है, जो मतलब कहते हैं वो मोटाई भी हो, और अगर उसी पौधे का है तभी उसे मतलब उसको ग्रहण करता है। अगर अलग प्रकार के पौधे का है तो उसे रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। परागकण अन्य प्रजाति का है तो उसको क्या करता है? रिजेक्ट कर। उसी जाति का है तो उसको स्वीकार कर लेगा, अन्य जाति का है तो उसे रिजेक्ट कर देगा। तो परागण पश्च घटना शुरू होती है। उसके बाद बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश होता है, यानी कि बीजांड द्वार सिरा यानी कि प्रोपोगैमी होता है। उसका निभागीय सिरा यानी कि क्लेजोगैमी होता है। उसके बाद मध्य प्रवेश यानी कि मीजोगैमी होता है, यानी कि अध्यावरणीय होता है। उसके बाद क्या होता है? पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश होता है। तो जब पराग नलिका इसके समीप आती है तो एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये पराग नलिका ऐसे आई, ये होता है माइक्रोपाइल एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बात की थी सहायक कोशिका है, और बीच वाला एग वाला है, और ये क्या है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, यानी कि 3n टाइम पर होता है। यानी कि जब ये एक से मिलकर द्विविभाजन होकर यहाँ पे जाके फर्टिलाइज होगा तो 3n हो जाता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये तीनों होती है प्रतिवेशांत कोशिकाएं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात की थी? तंतु में उपकरण होता है, यानी कि फिलिफॉर्म एपरेटस होता है जो रसायन स्रावित करता है, जो पराग नलिका का मार्गदर्शन करता है। उसके बाद क्या आता है? दोहरा निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। सनलाइन की खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन है? तो स्ट्रासबर्गर, यानी कि मोनोट्रोपा प्लांट में किया था, मोनोट्रोपा प्लांट में। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एक नर युग्मक प्लस एक अंड कोशिका होती है, तो यन मिलकर क्या बनाएगी? युग्मनज, यानी कि 2n, यानी कि भ्रूण बनता है। उसके बाद भ्रूण युग्मनज के बाद में जो होता है क्या बनता है? भ्रूण बनाएगा। यही मैंने पहले लिख दिया है। तो अब त्रिसंलयन यानी कि दूसरा नर युग्मक प्लस केंद्रीय कोशिका यानी कि मादा युग्म, यहाँ पे जो फर्टिलाइज हुआ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 2n कहेंगे। और ऊपर जाएगा तो इसमें 3n हो जाएगा, यानी कि दूसरा नर युग्मक, सॉरी, जो पहला है इससे फर्टिलाइज हुआ तो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। यहाँ पे जो दूसरा केंद्रक आता है, जो दूसरा नर युग्मक आता है वो जाके यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, यानी कि दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के साथ फर्टिलाइज होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणपोष, यानी कि एंडोस्पर्म 3n होता है। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो नवास्टिन ने की थी, यानी कि लीलियम और फ्रेटिलेरिया में की थी उन्होंने। दोहरा निषेचन में 5 अगुणित केंद्रक भाग लेते हैं, यानी कि 3 युग्मक संलयित होते हैं, सुमेलित हैं। तो निषेचन के बाद प्रतिमुख और सहायक कोशिका युग्मनज को पोषण देने के बाद नष्ट हो जाते हैं, ठीक है।
एंजियोस्पर्म में क्या होता है, आवृतबीजी यानी कि शिफाइनोगेमी। तो इसमें क्या होता है, अचल नर युग्मकों का स्थानांतरण मादा युग्मक तक परागनलिका द्वारा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिफाइनोगेमी कहते हैं। निषेचन पश्च घटना, जैसे यहाँ पे दिया है, ये अचल नर युग्मक है और यहाँ पे बीजांड है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, निषेचन पश्च घटना, अंडाशय के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फल बनेगा, बीजांड के बाद क्या बनेगा, बीज बनेगा, अंड कोशिका के बाद क्या बनेगा, ह्यूमनस, और ह्यूमनस के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनता है। केंद्रीय कोशिका के बाद क्या बनता है, तो प्राथमिक भ्रूण कोश बनते हैं, यानी कि प्राथमिक भ्रूण कोशिका, यानी कि कोश भी कह सकते हैं। तो भ्रूणपोष का परिवर्धन, इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण भ्रूण से पहले हो जाता है, और पीईसी यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका लगातार विभाजित होती है, त्रिगुणित भ्रूणपोष उत्तक नहीं बनाती है। जो त्रिगुणित भ्रूणपोष होती है वो उत्तक नहीं बनाती है। भ्रूणपोष के प्रकार यानी कि 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा क्या होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, तीसरा क्या होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है, वैसे ही पता चला केंद्रक, यानी कि इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन होकर बहुकेंद्र की अवस्था हो जाती है। और जो कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कि कोशिका से ही पता चला, यानी कि कोशिका जो होती है केंद्रक विभाजन, इसमें केंद्रक विभाजन से क्या होता है, साथ ही कोशिका द्रव विभाजन में होकर सेल वॉल बना लेती है। तो एग्जाम्पल क्या है, तो नारियल का सफेद भाग, नारियल का सफेद भाग क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। ये पूछा गया है PYQ में, लेकिन बहुत लोगों ने गलती भी किया था। तो वाइट वाला भाग जो होता है वो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। माध्यमिक भ्रूणपोष यानी कि ये केंद्रक भ्रूणपोष व कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था होती है। उसके बाद क्या होता है, उधर फर्टिलाइजेशन एक छूट गया था, कृत्रिम संकरण यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, दोनों जनकों के उत्तम लक्षण एक ही पौधे उनकी संतति में मिल सके, ठीक है। तो द्विलिंगी पुष्प होते हैं। इसमें 2 स्टेप होता है, एक तो होता है विपुंसन, एक होता है थैलीकरण। विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन और थैलीकरण यानी कि बैगिंग होता है। हमारा टाइमर भी चल रहा है और ये हमारे पास एक ही पेज बचा है रिवीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन यानी कि एक लिंगी में नहीं होता है, ये दोनों भी जो होते हैं ये द्विलिंगी में होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, पुंकेसर को परिपक्वन से पहले कटिंग, यानी कि जो पुंकेसर है उसको परिपक्व होने से पहले हम लोग काट करके चिमटा से बांध देते हैं, फॉरशेप की सहायता से हटा देते हैं फॉरशेप, ठीक है। और थैलीकरण में क्या होता है, बैगिंग में क्या होता है, तो बैगिंग में बटर पेपर से बांध देते हैं। इसको हम लोग पेपर हटाकर स्वैच्छिक परागकण को डाल देते हैं, फिर से बांध देते हैं। जब ये अब फर्टिलाइजेशन का इसका टाइम आता है तो इसको हम लोग पहले बांध दिए रहते हैं बटर पेपर से, तभी इसको हम लोग क्या करते हैं, परागकण जो हम लोग फॉरशेप किए थे, काट के निकाले थे, उसको ला के यहाँ पे अंदर डाल के उसके बाद बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय, द्विबीजपत्री भ्रूण होते हैं। तो इसमें जो होते हैं युग्मनज जो होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन है कि असमान होता है, यानी कि ऊपर बड़ा नीचे छोटा है, यानी कि आधारीय कोशिका को क्या कहते हैं, बेसल सेल कहते हैं, और दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो भ्रूणीय कोशिका यानी कि एम्ब्रॉय सेल कहते हैं। तो आधारीय कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वार साइट कहते हैं, और जो भ्रूणीय कोशिका होती है यानी कि निभागीय साइट कहते हैं। तो ये डिवाइड होकर क्या बनाती है, एक होती है चूषण कोशिका, नीचे एम्ब्रॉय सेल, और बीच में निलंबक सेल, यानी कि निलंबक सेल क्या होती है, ऐसे ही लाइन से बहुत सारे डिवीजन के बाद निलंबक सेल बनता है। तो इसमें हम लोग बात करें बीजांड का है, तो बीजांड का क्या होता है, न्यूसेलस यानी कि पोषणीय पदार्थ होता है। इसमें जो होता है चूषक कोशिका पोषण पदार्थ लेकर एम्ब्रॉय सेल को दे देती है। तो ये चूषण क्या हो जाता है, ये पोषण पदार्थ लेकर एम्ब्रॉय सेल को दे देती है, इसको देती है, ठीक है। तो इसमें निलंबक की लंबाई कितना होती है, इस निलंबक की लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 10 सेल तक की होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग निलंबक की शायद ये डिवीजन कर रहे हैं, तो ये डिवाइड करेगा, और रेड वाली और ब्लू वाली, रेड और ब्लू यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो रेड वाली को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कोशिका यानी कि हाइपो बेसल सेल, और जो नीचे वाली होती है उसको अध्याधार कोशिका बनाती है, ईपी बेसल सेल कहते हैं। तो जो आधारी हाइपो बेसल सेल होता है ये क्या होता है, मूलांकुर यानी कि रेडिकल होता है, और बीज पत्राधार यानी कि हाइपोकोटिलिडी होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जड़ का निर्माण करती है, मूलांकुर यानी कि जड़। उसके बाद क्या होता है, ये जो अध्याधार होती है इसमें क्या होता है, बीज पत्र यानी कि कोटिलीडन होते हैं, परांकुर यानी कि प्लम्यूल होते हैं। उसके बाद बीज पत्रोपकारिक यानी कि इपीकोटिली होता है, इपीकोटिलिडी। तो इसमें प्रांकुर यानी कि तनावरा, परांकुर यानी कि ऊपर की तरफ, और मूलांकुर मूल यानी कि जड़ होता है, वैसे ही पता चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है डिवीजन के बाद संरचना बनती है, गोलाकार भ्रूण बनता है यानी कि ग्लोबुलर
ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो पहला ग्लोबुलर बनेगा, उसके बाद हृदय का भ्रूण बनेगा, हृदय में बन जाता है हार्ट वाला। उसके बाद थर्ड बार में क्या होता है, ये मैच्योर हो जाते हैं, यानी 2 बीज पत्र बन जाते हैं। तो ऊपर वाला क्या होता है, मूलांकुर, और बीच में क्या होता है, बीज पत्रोपकारी, और नीचे प्रांकुर होता है। यहाँ पे ये वाला प्रांकुर है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या होते हैं, 2 बीजपत्र तथा भ्रूणीय अक्ष टाइगेलम होता है। ठीक है, एक बीजपत्री भ्रूण में क्या होता है, घास के द्वारा घास का भ्रूण होता है। तो युग्मनज से भ्रूण का परिवर्धन यानी कि भ्रूणोद्भव कहलाता है, यानी कि भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि प्राक्व भ्रूण होता है, गोलाकार होता है, फिर हृदयाकार होता है, फिर परिपक्व हो जाता है। ये सीक्वेंस क्वेश्चन पूछा गया था, तब मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था भ्रूणीय परिवर्धन। ठीक है, इसके बाद एक बीजपत्रियों व द्विबीजपत्रियों दोनों में प्रारंभिक अवस्था में भ्रूणीय परिवर्धन समान होते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन दोनों में समान होते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एक बीजपत्री भ्रूण। एक बीजपत्री भ्रूण को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकॉट एम्ब्रॉय कहते हैं। यानी कि ये जो होता है बीजांड में एक युग्मनज जो बन गया रहता है, उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके बाद इसमें डिवीजन, युग्मनज से डिवीजन होकर एक केंद्रक से विभाजन होकर 2 केंद्रक बनेगा। यानी कि भ्रूणीय, एक ऊपर भ्रूणीय बनता है, नीचे वाला क्या, आधारीय कोशिका। ऊपर वाला क्या होता है, तो एक ऊपर बन जाता है, एक नीचे, यानी कि निलंबक या चूषण कोशिका बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्ब्रॉय सेल कह देंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है, ये वाला होता है ऊपर वाला शीर्ष कोशिका, और नीचे क्या होता है, मध्य कोशिका। उसके बाद निलंबक कोशिका, जो निलंबक यानी एक चोच चोच की तरह निकला रहता है। तो शीर्ष कोशिका में क्या होता है, प्रांकुर, एक बीजपत्र और बीजपत्रोपकारिक होता है। तो प्रांकुर यानी कि तना निकलता है, और जो मध्य कोशिका होती है मूलांकुर यानी कि रेडिकल का निर्माण करेगी, और बीजपत्राधार का। तो मूलांकुर यानी कि रेडिकल जो होता है जड़ निकलेगा। और अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये वाला शायद पेपर में पूछा गया था। तो ऊपर की तरफ क्या होता है, एक बीज पत्र होता है, यानी कि स्क्यूलेटम कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको, इंग्लिश में स्क्यूलेटम कहते हैं, हिंदी में इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको स्क्यूलेटम ही कहते हैं। और ये ऊपर की तरफ संरचना पाई जाती है, एक नीचे की तरफ एक ऐसे संरचना पाई जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। और प्रांकुर को ढकने वाला कौन होता है, प्रांकुर चोल होता है। मूलांकुर होता है, मूलांकुर को ढकने वाला क्या होता है, मूलांकुर चोल होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग बीज। बीज यानी कि सीड। ये टाइम आप लोग देख लीजिएगा, 13 मिनट हो रहा है। बीज यानी कि सीड। सीड में क्या होता है, बीजांड निषेचन के बाद क्या बनाता है, बीज बनाता है। और लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, तो बीज क्या होते हैं, तीन भागों में डिवाइड होते हैं। एक तो बीजावरण, भ्रूणपोष। ठीक है, तो सीड कोट होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और भ्रूण को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय कहते हैं, यानी कि बीजपत्र प्लस भ्रूणीय अक्ष होता है। और भ्रूणपोष में क्या होता है, ये एंडोस्पर्म होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनी सीड होता है। ठीक है, तो बीजावरण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है टेस्टा, दूसरा क्या होता है, टेगमा। तो टेस्टा में क्या होता है, टेगमन होता है, टेगमन। टेस्टा क्या होता है, ये बाह्य आवरण होता है, और टेगमन क्या होता है, अंतः आवरण होता है। और अगर हम लोग बात करें भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म क्या होता है, एल्ब्यूमिनी सीड होते हैं, यानी कि पोषणीय ऊतक होता है, उपस्थित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, भ्रूणपोष 2 प्रकार के होते हैं, अभ्रूणपोषी और दूसरा क्या होता है, भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी में क्या होते हैं, वे बीज परिपक्व अवस्था के समय भ्रूणपोष अब्सेंट होता है। और जो भ्रूणपोषी क्या होते हैं, बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एक बीजपत्री होते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ, मक्का, आर्किड, नारियल हो गया। और जो अब्सेंट होते हैं उसमें क्या होता है, वृद्धि के टाइम यूज कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, कैप्सेला लिखा है, कैप्सेला द्विबीजपत्री होते हैं। ठीक है, अभ्रूणपोष का द्विबीजपत्री वाले आते हैं, और जो भ्रूणपोषी वाले एक बीजपत्री आते हैं। तो इसमें हम लोग भ्रूणपोष का देख लेते हैं। तो अभ्रूणपोषी का एग्जाम्पल क्या है, चना है, मटर है, सेम है, मूंगफली है। अपवाद में क्या है, अरंड के बीज आते हैं। और भ्रूणपोषी अपवाद क्या है, तो आर्किड के बीज, यानी कि अभ्रूणपोषी होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भ्रूणपोष में क्या होता है, उपस्थित या अनुपस्थित रह सकता है। उसके बाद क्या होता है, हेलोबियल, ये दोनों अवस्था को दर्शाती है। और खाने योग्य भाग क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। पीने योग्य भाग क्या होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। स्टार्च क्या होता है, भ्रूणपोष चावल, गेहूं, मक्का, कच्चा नारियल होता है। 10 मिनट बचा है, आगे का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो ये होता है बीजांड। बीजांड से क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। तो बीज आवरण होता है, ये बाहर की तरफ, यहाँ पे एक छिद्र होता है,
मैंने बताया था ना, माइक्रोपाइलिन होता है, उसको हम लोग कहते हैं, माइक्रोपाइलिन को छिद्र होता है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन प्लस जल जात के लिए सुगम बनाता है। सुगम यानी कि उसको जाने के लिए रोकता नहीं है, उसको आराम से जाने देता है। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे जो बीजाणुद्वारी सिरा होता है यही वाला है, उसके बाद बीज क्या होता है परिपक्व हो जाता है तो क्या बनता है, जल की मात्रा घटने लगती है। जब बीज परिपक्व हो जाएगा तो जल की मात्रा घटने लगती है 10 से 15%। तो ये शुष्क जो होती है उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है, पड़ने लगती है। इसमें उपापचय क्रिया क्या होती है, धीमी पड़ने लगती है, जिसके कारण बीज क्या होता है, भ्रूण, जो बीज से भ्रूण बन रहा है वो भ्रूण क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रसुप्ति अवस्था हो जाता है। तो बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं, तो नमी या फिर जल यानी कि मॉइस्चर और वाटर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो प्रसुप्ति अवस्था में बीज के भ्रूण की कोशिका में 10 से 15% जल बचता है। ठीक है, जल की कमी के कारण क्या होता है, वृद्धि व परिवर्धन नहीं होगा। बीज क्या होता है, तो जल का अवशोषण बीज चोल व आर्किड द्वार से होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तापमान बीज का अंकुरण है कि 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। भोजन व खाद्य यानी कि अंकुरण के समय यानी कि भ्रूण को पोषण की आवश्यकता होती है। बीज पत्र व भ्रूण पोष यानी कि खाद्य पदार्थ को संचित करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फल क्या होता है, तो अंडाशय जो होता है, अंडाशय निषेचन के बाद क्या बनाते हैं, फल बनाते हैं। और अंडाशय भित्ति क्या होती है, अंडाशय भित्ति को हम लोग फल भित्ति भी कहते हैं। तो फल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल। तो सत्य फल को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी से विकसित हुआ है। और जो असत्य फल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय के अलावा जैसे कि पुष्पासन से हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेब हो गया, काजू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। उसके बाद क्या होता है, हम लोग ये स्ट्रक्चर एप्पल का देख रहे हैं, तो एप्पल का जो ये बाहर वाला पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं उसको पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, और अंदर जो बीज होता है यानी कि अंड बीज कहते हैं। और इसमें फ्लावर जैसी थोड़ी संरचना होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। ये अंतः फल भित्ति जाते बीज के ऊपर एक कवर होता है, और ये मध्य फल भित्ति यानी कि बीज के और पुष्पासन के मध्य होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन क्या क्या होता है, अंडाशय बिना निषेचन क्रिया के फल विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल क्या होता है, केला होता है, पपीता होता है, संतरा होता है। असंग जनन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बिना युग्मक संलयन निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, घास होता है। उसके बाद बहुभ्रूणता, इसकी खोज किसने की थी, ल्यूएनहॉक ने की थी। तो इसमें क्या होता है, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, संतरा होता है, नींबू होता है। ठीक है, तो हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया, 7 मिनट बच गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग कहें तो मैं एनसीईआरटी का भी, अगर एनसीईआरटी रीडिंग में उसमें मैंने अंडरलाइन किया है, रुकिए दिखाते हैं। एनसीईआरटी का मैंने रीडिंग किया था 2 3 4 5 बार कर लिया है, तो उसको मैंने, ये रहा, मैंने पूरा अंडरलाइन किया है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए जैसे कि अनाजों में जैसे धान गेहूँ आते हैं, परागकण में अपनी क्षमता 30 मिनट तक इनका होता है, ये भी मैंने सारा अंडरलाइन कर लिया है। और जो हिंदी में नहीं समझ में आता उसको मैंने इंग्लिश में लिख रखा है ताकि ये हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाए। तो इसमें भी मैंने देख लीजिए पूरा नोट कर लिया है। इसको पार्ट 2 करके मैं इसको एक बार में पूरा रीडिंग कर दूँगी, यानी कि हरी हरी मतलब जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन हो जाएगा इसका भी। एंड देन ये भी मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे PYQ हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।